हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। आज के सेशन में बात करने वाले हैं वीट साइंस का जो हमारा पार्ट थर्ड है वो चल जाएगा और इसी के साथ हमारा जो आज का जो वीट क्रॉप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले 2 सेशन हो चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक्स है वो प्रोवाइड करवा दी गई है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। साथ में जो सोल साइंस के सेशंस है वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन के साथ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। और इस सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है एग्री कॉन्सेप्ट का। उसकी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी गई है। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो इसके अंदर आपको 2 इमोजीज आज मैंने लगा रखी है, 2 से। और ये जो फर्स्ट वाली है वो आपको मोटिवेशन दे रही है, ये मोटिवेशन नहीं दे रही, ये मोटिवेशन ले रही है आपसे। और ये जो सेकंड वाली है वो आपको दे रही है। ये क्या है कि हम एक्चुअली एजुकेशन को इस तरह लेते हैं। फर्स्ट वाली जो इमेज है वो हमें क्या बता रही है कि हम एजुकेशन को क्या सोचते हैं कि हमारे ऊपर बर्डन है, इतनी सारी किताबें हमारे ऊपर लाद दी गई है, हमसे कुछ याद नहीं होता, हमारा पढ़ाई में मन नहीं करता, हम इंस्टा चलाएंगे, व्हाट्सअप चलाएंगे, रील्स देखेंगे और यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देखेंगे, बीएफ से बात करेंगे, जीएफ से बात करेंगे और सारी सारी रात वहीं पे हम रहेंगे, उन्हीं से बातें करेंगे। हम पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई कोई काम की नहीं है। लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है और जब जिम्मेदारी आती है तो उसको लगता है कि यार वो कुछ ऐसी थी लेकिन हमने उसको ऐसा ले लिया। समझ रहे हो? मजाक भी है, साथ में मोटिवेशन भी मिल रहा है। तो वो एक्चुअल में ऐसी ही है, बस सोचने की ज़रूरत है कि वो ऐसी है। तुमने सोच रखा कि ये ऐसी है, नो, इसको आपको ऐसे लेना है। और आपको अगर ज़िंदगी में ऊंचे ख्वाब देखे हैं तो ऊंची मंजिल पानी है तो इसी तरीके से मेहनत कीजिए। एजुकेशन को बर्डन कभी भी मत समझिएगा, ये आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकती है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा आपको लेक्चर नहीं दूंगा, आप भी समझदार है और मैं भी समझदार हूँ। मैं भी समझ रहा हूँ आप क्या सोच रहे हो और आप भी समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह हमने देख लिया था और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मेन्योर एंड फर्टिलाइजर से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो मेन्योर और फर्टिलाइजर्स का मैं बता दूं, वीट के अंदर या कोई भी क्रॉप्स जो हमारी फील्ड क्रॉप्स है उनमें क्वेश्चन नहीं आते। वो जो क्वेश्चन आते थे वो हमारे यूजी लेवल का जो एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम होता था उस टाइम जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आते थे। आजकल जो हम ग्रेजुएशन करने के बाद में जो भी क्वेश्चंस है वो यहाँ से आते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आते। तो इसे देखने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपनी नज़रों से निकालना चाहो तो निकाल लो। वैसे कोई बाई चांस कोई क्वेश्चन 0.11% चांस है कि यहाँ से कोई कभी क्वेश्चन आया हुआ हो। तो आप देख लीजिएगा, इसके अंदर डाटा दिया हुआ है टेलीग्राम पे, आपको इसकी जो पीडीएफ वो मिल जाएगी। इरिगेशन से ज़रूर क्वेश्चन आता है तो इरिगेशन को हम देखेंगे। तो इसके अंदर बताना चाह रहा है कि जो सबसे पहले हमें इरिगेशन देनी चाहिए वो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। अब आप बोलोगे यार ये सीआरआई स्टेज होती क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो सीआरआई स्टेज में क्या होता है कि जैसे हमारा ये वीट का जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन होने के बाद में इसमें रूट्स निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि इसका जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम नहीं है, वो इसमें फाइब्रस रूट सिस्टम हमें देखने को मिलेगा किसके अंदर, वीट के अंदर। तो ये रूट्स का जब इस्टेब्लिशमेंट हो रहा होता है ना, जब मतलब एक तरीके से ये पेड़ अपने आप को सोइल के अंदर एक जगह बना रहा हो, अपनी पकड़ बना रहा हो, उस स्टेज को जो हम बोलते हैं, सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज आती है उसको अपन सीआरआई स्टेज बोलते हैं, जो कि हमारी जो सोइंग के 21 डेज बाद में हमें ये सीआरआई स्टेज देखने को मिलती है। तो दिन पूछ लेता है कई बार कि कितने दिन बाद में हमें सीआरआई स्टेज देखने को मिलती है। तो 21 डेज बाद में हमें सीआरआई स्टेज जो है वीट में देखने को मिलती है। तो ये कहना चाह रहा था सीआरआई जिसका जो फुल फॉर्म है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज एंड द हेडिंग स्टेज आर द क्रिटिकल स्टेज। एक तो सीआरआई हो जाएगी और एक इसकी हेडिंग स्टेज है वो इसकी क्रिटिकल हो जाएगी। व्हेन प्लांट सफर मोस्ट ड्यू टू मॉइस्चर स्ट्रेस, जब सबसे ज़्यादा इसके अंदर मॉइस्चर स्ट्रेस आएगा प्लांट के अंदर। तो ये 2 स्टेज है। फिर कहना चाह रहा है प्री सोइंग इरीगेशन शुड बी गिवन इन द क्रॉप ऑफ ड्राफ्ट हाई यील्डिंग वेराइटीज़। प्री सोइंग इरीगेशन का मतलब हुआ कि जो हमारे वीट की जब सोइंग कर रहे हैं उससे पहले भी हमें फील्ड को इरीगेट कर देना चाहिए। किस कंडीशन में करना चाहिए? जब हम कौन सी वेराइटीज़ का प्लांटेशन कर रहे हैं, जब हम ड्राफ्ट जो वेराइटीज़ है और साथ में वो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है, तो उस समय में प्री सोइंग ज़रूरी है। और फर्स्ट इरीगेशन टू द स्टैंडिंग क्रॉप शुड बी गिवन एट 20 to 25 days आफ्टर सोइंग एट द
CRI स्टेज। तो जो फर्स्ट इरिगेशन देना हमें कब देना है, सोइंग के 20 से 25 दिन बाद में हमें फर्स्ट इरिगेशन क्रॉप में देना है। फिर कहना चाह रहा है इन हिली रीजन और कोलर एरिया द फर्स्ट इरिगेशन इज़ गिवन 25 to 30 डेज आफ्टर सोइंग। अभी हीली रीजन की बात करते हैं तो कब देना चाहिए फर्स्ट इरिगेशन, 25 से 30 दिन बाद में हमें हीली जो रीजन है उसे वापस देना चाहिए। फिर सेकंड इरिगेशन की बात करा वो टिलरिंग स्टेज में हमें देना चाहिए, जो कि टिलरिंग स्टेज हमें देखने को मिलती है 40 से 45 डेज आफ्टर सोइंग। वही थर्ड इरिगेशन की बात करें तो वो हमें जॉइंटिंग स्टेज के अंदर देना चाहिए, और वो कब देना चाहिए, जब 70 से 75 डेज आफ्टर सोइंग। तो ये आपको याद रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी इरिगेशन कब देना चाहिए, इसका टाइम भी याद रखना है और कौन कौन सी स्टेजेस में देनी चाहिए वो भी आपको याद रखना है। फोर्थ इरिगेशन की बात करें तो ये फ्लावरिंग स्टेज में देंगे, जो कि 90 से 95 डेज आफ्टर सोइंग में आती है, मतलब लगभग हमें 90 डेज बाद में मिलेगी, मतलब 3 महीने हमारे होने के बाद में ये फोर्थ इरिगेशन देनी चाहिए। और इरिगेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ क्रॉप फेस सोइल मॉइस्चर डिफिशिएंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये कहना जो फोर्थ इरिगेशन है वो ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इस टाइम जो हमारा जो क्रॉप है वो एक तरीके से मॉइस्चर स्ट्रेस से सफ़र कर रहा होता है उस समय, क्योंकि आपको पता है अब ये प्लांट बड़ा हो गया, 3 महीने का प्लांट हो गया, 90 डेज़ का प्लांट हो गया, तो इसका फूड वगैरह फोटोसिंथेसिस वगैरह इसके अंदर ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट की हमारी बढ़ जाती है। फिफ्थ इरिगेशन की बात करें तो ये डॉट स्टेज जिसको बोलते हैं, तो उसमें हमें देने चाहिए, और ये कब आती है स्टेज, ये 110 से 115 दिन बाद में आती है डेज आफ्टर सोइंग। तो ये कहना चाह रहा है द टोटल नंबर ऑफ इरिगेशन में वेरी अकॉर्डिंग टू सोइल टाइप, वेदर कंडीशन एंड अमाउंट ऑफ वाटर सप्लायर पर इरिगेशन। ये कहना चाह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ इरिगेशन हम 4 दे, 3 दे, 2 दे, 6 दे या 7 दे, 8 दे, वो डिपेंड करती है कि हमारी जो सोइल टाइप है वो कैसी है। वो डिपेंड करता है कि हमारी सोइल में अंदर वाटर जो है ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता, उसके अंदर भरा रहता है, तो हमें ज़्यादा इरिगेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वेदर कंडीशन हमारी ऐसी है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है, या फिर हम बात कर लें एक तरीके से बारिश वगैरह टाइम टू टाइम होती रहती है, तो इरिगेशन नंबर ऑफ़ इरिगेशन क्या होती रहेगी, कम होती जाएगी। अगर ड्राई एरिया तो इरिगेशन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर सैंडी सॉइल है तो भी आपको इरिगेशन ज़्यादा देने पड़ेगा। वीड कंट्रोल की बात कर लेते हैं तो वीड कंट्रोल की अगर बात करें तो वीड इमर्जिंग की जो क्रॉप सीडलिंग की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड एट अर्ली स्टेज कोजिस रिडक्शन इन द यील्ड। अगर हम वीट को अर्ली जो स्टेज है तब हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, तो 10 से लेकर 40% तक क्या कर सकती है, हमारी जो यील्ड है उसके अंदर रिडक्शन कर सकती है, मतलब गिरावट कर सकती है। और ये कहना था वीट इज इन्फेस्टेड बाय मोनोकोट एज वेल एज डाइकोट वीड। जो हमारा वीट होता है ना, इसके अंदर दोनों प्रकार के जो वीड है वो दोनों होती है। एक मोनोकोट जो वीड होती है वो भी, एक होती है डाइकोट वीड वो भी। इनके पहचानने का तरीका है कि जो डाइकोट वीड होती है उसका जो हम एक तरीके से बात करें, रूट सिस्टम की बात करें, एक मिनट मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। एक के अंदर जो हमारे ब्रॉड लीफ होते हैं, मोनोकोट के अंदर शायद मैं चेक करके बता दूंगा एक बार। तो मोनोकोट में क्या होता है, जो लीफ होती है वो ब्रॉड होती है, मतलब चौड़ी चौड़ी पत्ती होती है। वही डाइकोट की बात करें तो इनकी जो लीफ होती है वो नैरो लीफ होती है। तो एक बार मैं चेक करके बता दूंगा, मैं शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ मोनो और डाइकोट के अंदर, देख लेंगे। आपको अगर किसी को पता चले तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इनकी बात कर लेते हैं कौन कौन से वीड्स है जो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो चिनोपोडियम एलम ये मिल जाएगा, ये विसिया विनका सटाइवा मिल जाएगा, फ्लेरिस माइनर मिल जाएगा, अवेना फटुआ मिल जाएगा, साइप्रस रोटेंटस और मेलीलोटस इंडिका और साइनोडोन डेक्टालोन, ये सारे वीड्स इसके अंदर लगते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीड ऑफ ए वीट क्रॉप, तो आपको इनका नाम याद रखना है। वे ये बता रहा है कि जो मोस्ट कॉमन जो हम ब्रॉड लीफ जो चौड़ी पत्ती वाला जो हमारे वीड्स होते हैं, मतलब जो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 2,4-D जो हमारा हेर्बिसाइड है उसको यूज़ करेंगे। और कितना यूज़ करेंगे, 400 से 600 लीटर ऑफ वाटर फॉर स्प्रेइंग 1 हेक्टर। अगर 1 हेक्टर एरिया में हमें देना है तो 400 से 600 लीटर वाटर के अंदर हमें इसको मिक्स करके 2,4-D को फिर इसको क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे। ये कुछ इमेजेस लगी हुई है, आप फ्लेरिस माइनर आपको कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप फील्ड में जाओ तो आप आइडेंटिफाई आराम से कर लोगे ये फ्लेरिस माइनर है या वेना फटुआ है, वाइल्ड डॉट जिसको अपन बोल सकते हैं, और ये आपको दिखेगा साइप्रस रोटेंस जिसको अपन मोथा भी बोलते हैं। तो ये आपको साइप्रस दिख जाएगा, ये बहुत खतरनाक चीज़ है ये साइप्रस, ठीक है। एक मिनट, ये तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा कैसे क्या काम हो रहा है। अभी एक तो होता है SRI देखा होगा, सिस्टम ऑफ राइट इंटेंसिफिकेशन। अभी यहाँ पे एक SWI, ये सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन भी होता है। तो ये कहना चाह रहा है द टेक्नोलॉजी
which has high potential to provide high wheat yield per drop of water and per kg of agriculture input, fertilizer, seed, etc. and application of other SRI principle to wheat crop is known as सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन। ये कहना चाह रहा है कि हम कम अमाउंट में और कम इनपुट में, जैसे कि कम सीड के अंदर कम फर्टिलाइज़र, कम पेस्टिसाइड का यूज करके अगर हम हाई आउटपुट ले लेते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं, उसी को हम SWI मतलब सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। मतलब इस प्रकार की हमें टेक्नोलॉजीज यूज करनी है, इस हिसाब से हमें सिस्टम को मेंटेन करना है कि हम इनपुट कम दें और आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए। फिर ये बात कर रहा है अडॉप्शन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट मोर देन 2 टाइम। अभी क्या करें, 2 गुना, अगर हमारा 100 कुंटल अगर हमारा प्रोडक्शन होने वाला था, वही है हम SWI मेथड से अगर हम क्या करते हैं, वीट की सोइंग करते हैं या पूरे उसका मैनेजमेंट करते हैं, तो हमें 200 कुंटल अब क्या मिलेगी, ईल्ड मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर पर बात करें तो ये बात फिर ये बोलना चाह रहा है, दिस मेथड इज अबाउट मैनेजिंग द क्रॉप सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्रमोट ए वाइब्रेंट सॉइल सिस्टम डेट इट टर्न्स प्रमोट्स लार्ज रूट सिस्टम। ये कहना चाह रहा है कि हमें इस तरीके से मैनेज करना है क्रॉप को, सॉइल को, न्यूट्रिएंट्स को, कि हमें जो सॉइल का सिस्टम के अंदर क्या होगा, जो लार्ज रूट सिस्टम हमारा जाएगा, मतलब डीपर रूट सिस्टम जाएगा, जिससे कि हमारा क्या होगा कि नीचे से न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी क्रॉप ले सकेगी। साथ में अगर बात करें वाटर का भी, तो नीचे से जितना मतलब सॉइल के नीचे अगर वाटर है तो उसको भी अच्छी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो पाएगा, वो वेस्टेज में हमें इन्फिल्ट्रेशन में मतलब ख़राब होता हुआ नहीं दिखेगा। फिर ये बात करना ना, विथ एडिक्वेट स्पेसिंग एंड लूज सॉइल द रूट ऑफ द क्रॉप कैन ग्रो डीपर देन कन्वेंशनल क्रॉपिंग मेथड। ये कहना चाह रहा है अगर हम अच्छी खासी स्पेसिंग रखते हैं क्रॉप को सोइंग करते टाइम में, और सॉइल को अच्छी तरह लूज करते हैं, उसके अंदर अच्छी तरह से प्लाउइंग करते हैं, हैरोइंग करते हैं, तो इसका रूट क्या आएगी, डीपर जाएगी। एज कन्वेंशनल, तो अपन कन्वेंशनल 2 मेथड पहले से यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर इतना जो रूट है वो डीपर क्यों नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि हम इतने हैरोइंग नहीं कर रहे थे, इतने अच्छे हमारे पास मैकेनिकल जो टूल्स थे वो नहीं थे, इसलिए वो हम क्या कर रहे थे, सॉइल को इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसके अंदर हमें क्या करना, सॉइल को अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। अब ये प्लांट प्रोटेक्शन के जो डिजीज़ वगैरह है, ये पैथोलॉजी का पार्ट है, तो ये पैथोलॉजी में देखेंगे, तो वो उसके लिए मैं अभी इनको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये पैथोलॉजी को जो टीचर है वही आपको पढ़ाएंगे, तो इनको अभी मैं छोड़ दूँगा। और पेस्ट वाला आपको एंटो में दिख जाएगा। अब हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये कहना चाह रहा है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ कैन बी हार्वेस्टेड व्हेन द स्टेम एंड लीव्स टर्न येलो एंड बिकम फेयरली ड्राई। जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है उनको कब हार्वेस्ट कर लेंगे, जब उनका स्टेम और लीव्स क्या हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी, और बिकम फेयरली ड्राई, मतलब लगभग 50% या 70% उनके अंदर क्या हो जाएगी, वो ड्राई हो जाएगी। द राइट स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग इज द वन व्हेन देयर इज अबाउट 25 to 30% मॉइस्चर इन द ग्रेन। जब ग्रेन्स के अंदर 25 से 30% मॉइस्चर रह जाता है, तो अब हमें क्या करना है, वीट की हार्वेस्टिंग करनी है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको याद रखना, कई बार आ जाता है कि कितने % मॉइस्चर जो ग्रेन में होना चाहिए, तब हमें वीट की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। फिर मैंने बात करा, मैनुअली हार्वेस्टिंग इज डन बाय द सीरियट एज, जो सिक्कल, जो हमें इसको दांतली जिसको अपन बोल सकते हैं, उससे अपन क्या कर सकते हैं, मैनुअली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। कंबाइंड हार्वेस्टर को हम बात करें तो आर आल्सो अवेलेबल विच कैन बी हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग इन अ सिंगल ऑपरेशन। तो ये कंबाइंड हार्वेस्टर क्या करता है, जो कि इसकी जो फंक्शन वगैरह है हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, तो ये क्या करता है, हार्वेस्टिंग की वो एक मशीन है, वो सारे काम कर देती है, हार्वेस्टिंग भी कर रही है, थ्रेशिंग भी कर रही है और विनोइंग भी कर रही है, मतलब एक ऑपरेशन में सारे काम, तीनों काम हो जाते हैं। फिर नाउ डेज पावर ड्राइवन स्टेशनरी थ्रेशर आर यूज्ड एंड हैस्टन टू प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। ये कह रहा है जो हमारे पावर ड्राइवर जो थ्रेशर्स वगैरह है नई टेक्नोलॉजी की, वो हम यूज करने लगे हैं, जिससे कि हमारा ऑपरेशन वगैरह जल्दी होने लग गए हैं। तो ये आपको कंबाइन जो हार्वेस्टर है उसका इमेज दिख रहा होगा। इसके अंदर क्या कर रहा है, ये साथ में कटाई भी कर रहा है, फिर इसके बाद में ये भूसा पीछे निकाल दे रहा है, ये दाना इस ट्रॉली के अंदर आराम से डल रहा है। तो ये तीनों काम, सारे काम इसके एक साथ ही हो रहे हैं। ये मैनुअल हार्वेस्टिंग है, कुछ लोग जो सिक्कल जिसको अपन बोलते हैं, दंताली को लेकर ये हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये मैनुअल हार्वेस्टिंग की आपको इमेज दिख रही होगी। थ्रेशिंग वगैरह, स्टोरेज और इनकी बात कर लें तो स्टोरेज की बात कर लें, द फार्मर्स जनरली स्टोर देयर ग्रेन इन द सिंपल, जो स्टोरेज है कहाँ पे स्टोरेज करते हैं उसकी बात कर रहा है ये। एक मिनट, कुछ पीछे रहा तो नहीं है ना, थ्रेशिंग रह गई, एक सेकेंड। थ्रेशिंग में देख लेते हैं, द थ्रेशिंग एंड सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रो इज डन इन अ वेराइटीज ऑफ वे। द व्हीट क्रॉप में बी बीटन विथ स्टिक्स और टेम्पल्ड बाय ए बंच ऑफ एनिमल्स। ये कहना चाह रहा है कि पहले के ज़माने में जो, अभी तो क्या इसको
बहुत कम यूज करते हैं। वो छोटे स्केल पे अगर किसी के पास फार्म हो तो वो यूज कर सकता है। तो पहले क्या कर सकते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग कर ली मैनुअली, फिर उसके बाद में उसको क्या करते हैं, बड़े स्टोन के ऊपर पत्थर से, इसको आपने कई बार देखा होगा फिल्मों वगैरह में, उसको वो या मारते हैं या फिर उसके ऊपर एनिमल वगैरह को क्या करते हैं, दौड़ाते थे, उनको पीछे बैलगाड़ी वगैरह लगा रहे थे, जिससे उनके टायर के नीचे वो गेहूँ आके फिर वो क्या, जो हमारा भूसा था उससे वो जो हमारा ग्रेन था वो अलग हो जाता था। फिर ये बात करें, एनिमल में बी यूज टू ड्रॉ द ए वीट बंडल स्टोन रोलर ओवर द थिकर लेयर ऑफ द हार्वेस्टिंग वीट क्रॉप। ये मैंने बताया था, एनिमल वगैरह को भी उनके ऊपर कभी कभार चढ़ा दिया जाता था, क्योंकि इतना ज़्यादा वजन एनिमल में होता है। फिर उससे ऊपर क्या होता है, जो स्ट्रो वो वीट अलग हो जाता है और स्ट्रो अलग हो जाता है। या फिर इम्प्लीमेंट्स वगैरह का हम जैसे स्टील डेक्स है उनका भी यूज कर सकते हैं। और ट्रैक्टर, ड्रोन, जो थ्रेशर है आज के ज़माने में, वो मॉडर्न ज़माने में यही आजकल हम यूज कर रहे हैं। ड्राइंग की बात कर रहा है कि ड्राइंग हम कितने % पे इसको ड्राई करके स्टोरेज करेंगे, तो 14% या अपन मान सकते हैं 10 से 12 या कई बार 14 तक भी इसकी रेंज जा सकती है। तो इतना % हमें क्या करना है, इस पर मॉइस्चर रखना है और इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। अपन लॉन्गर टाइम के लिए भी कर सकते हैं। एक तो मतलब 4 से 12 महीने के लिए करना है ना हमें, तो लगभग हमें 13% से बिलो ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मॉइस्चर रखना पड़ेगा। और हमें अगर 14% रख रखा है तो हमने फिर 3 से 4 महीने तक या 2 से 3 महीने तक ही हम क्या करेंगे, इसका स्टोरेज कर पाएंगे। फिर स्टोरेज में बता रहा है कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स में हम इसका स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये बता रहा था, फार्मर्स जनरली स्टोर देयर ग्रेन्स इन द सिंपल granaries constructed from the locally available material like paddy, straw, split bamboo, reeds, mud and bricks। ये कहना चाह रहा है कि जो फार्मर वगैरह होते हैं, जो मोस्टली जो इन मेथड्स, जो पैडी का स्ट्रो, कुछ इनके मटेरियल्स बने हुए होते हैं, कुछ बर्तन बने हुए होते हैं, तो इनसे क्या होता है, इनके अंदर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना ग्रेन वगैरह को स्टोर कर लेते हैं। जैसे मड स्ट्रक्चर होता है, जो कि मोस्टली बिन्स और पोट्स, जो आपने मटके वगैरह देखेंगे उनके अंदर स्टोरेज कर लेते हैं। या वुड और बैम्बो के स्ट्रक्चर बने होते हैं, मेटेलिक ड्रम्स होते हैं, बिन्स होते हैं या फिर कंटेनर्स होते हैं, या कोठी जिसको अपन बोलते हैं, स्मॉल रूम, आपने गाँव में सुना होगा कोठी, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, जो अनाज वगैरह है उसका स्टोरेज करते हैं। या बोखारी, या इसको एक स्ट्रो स्ट्रक्चर बना होता है जिसके अंदर हम बैग्स रखते हैं, एक रूम के अंदर ये बना होता है बोखारी या बुखारी जिसको अपन बोल सकते हैं। तो ये मैनुअली हार्वेस्टिंग क्रॉप लेफ्ट टू ड्राई इन द फील्ड, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है मैनुअली तो उसको फिर क्या करते हैं, सूखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक तरीके ऐसे अपन बंडल्स बना के एक जगह रख देते हैं। फिर इसके ड्राई हो जाता है, ड्राई होने के बाद में क्या करते हैं, इसका थ्रेशिंग करवा लेते हैं। फिर इसके बाद में ये आपको थ्रेशिंग दिख रही होगी, सेकंड डायग्राम। ईल्ड की बात करें तो ईल्ड वगैरह, अगर हाई ईल्डिंग ड्राफ्ट वेराइटीज़ की बात करें तो 45 से 55 क्विंटल्स हमें ग्रेन मिलेगा पर हेक्टर के अंदर। और अंडर रेनफेड अगर हम बारिश के अंदर खेती की है हमने, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो हमें ईल्ड थोड़ी कम मिलेगी, वो 20 से 25 क्विंटल हमें मिल जाएगी। और सेफ स्टोरेज के लिए हमें क्या करना है, ग्रेन को 10 से 12% मॉइस्चर इसके अंदर मेंटेन करना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई क्यूरी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। और इस संडे को हम AFO के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के साथ साथ आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।